नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यूसीसी ही एकमात्र समाधान है। सुप्रीम कोर्ट में शरिया विरासत कानून को खुली चुनौती दी गई है और उसके उत्तर में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। शरिया बनाम संविधान, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने कि यूसीसी ही एकमात्र विकल्प है, देश के सामने एकमात्र समाधान है, छेड़ दी है एक बड़ी और गर्मा गर्म बहस। आइए हम समझते हैं इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का मिजाज। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसने भारत की पूरी पर्सनल लॉ व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, हमारा चैनल कानूनी है, हम कानून तक सीमित रहेंगे, लेकिन फॉर रेफरेंस यह बताना आवश्यक है कि जब यह बात भाजपा कहती है, जब यह बात मोदी सरकार कहती है, तो उनके ऊपर कॉमनल होने का आरोप लगता है, उनके ऊपर हिंदूवादी एजेंडा चलाने का आरोप लगता है। आरोप सही है गलत, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो बात करूंगा भारत के संविधान के आईन से और भारत के सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि चुनाचे रूल ऑफ लॉ, कानून की सत्ता, कानून का शासन, ये हमारे संविधान का मूल है। और इस मूल में जाकर हम शरीयत के कानून को, हम पर्सनल लॉ के कानून को, हम मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन के कानून को, हम मुस्लिम लॉ में तलाक के कानून को, हम मुस्लिम लॉ में संपत्ति के कानून को, हम मुस्लिम लॉ में गोद लेने के कानून को, हम मुस्लिम लॉ में तमाम ऐसे मुद्दों को, शादी, निकाह 18 साल से कम उम्र के कैसे कानूनी वैध हो सकता है अगर वह हिंदू कानून में पॉस्को एक्ट के तहत 18 साल से या बाल विवाह के तहत करने या कराने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है, तो आखिर मुस्लिम लॉ में 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के निकाह को कानूनी तौर पर कैसे वैध ठहराया जा सकता है, या कब तक इन सब चीजों के लिए लड़कियों को संपत्ति में पूरा हक नहीं देने, इत्यादि इत्यादि बातें। उसी तरह से कुछ चीजें उनके भी खिलाफ है, मसलन वो बच्चे गोद नहीं ले सकते, इत्यादि इत्यादि। बदलती हुई परिस्थितियों में मुस्लिम लॉ, शरीयत का कानून कितना मुफीद है हमारे इस्लाम को मानने वाले भाइयों के लिए और कितना उनके खिलाफ है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के मद्देनजर समझेंगे पूरी बात को सिर्फ और सिर्फ कानून के आईन से। तो जी हां, मसला था मुस्लिम शरिया इनहेरिटेंस लॉ का, यानी विरासत का कानून। और सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस समस्या का जवाब, या इस तरह की तमाम समस्याएं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर कोर्ट के सामने लगातार आ रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जवाब है, उसका एकमात्र और एक निराकरण है, वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अर्थात सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि आजादी के इतने साल के बाद अब इस देश में धर्म के अनुसार अलग अलग कानून की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपको वो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं जो भारत के किसी भी नागरिक को मिलती है संविधान के तहत, तो अब आपको एक झंडे, एक कानून के नीचे
आना ही पड़ेगा। अब इस देश में अलग से अल्पसंख्यक कानून, मुस्लिम कानून, क्रिश्चियन कानून आदि आदि नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या सच में भारत में पर्सनल लॉ और संविधान के बीच टकराव शुरू हो गया? अब तक टकराव दो समुदायों के बीच था, धार्मिक अनुष्ठान को लेकर, धार्मिक स्थल को लेकर। अब ऐसा लगता है कि टकराव का यह नया दौर चल पड़ा है, जहां पर्सनल लॉ सीधे सीधे संविधान से टक्कर लेता हुआ दिख रहा है। आज इस वीडियो में हम 3 बड़ी बातों को समझेंगे। पहला, मामला क्या है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और तीसरा, कि आखिर इस केस में कौन सा संवैधानिक बम छुपा पड़ा है, जिसके विस्फोट से एक बार देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था चरमरा न जाए। यह शाहबानो प्रकरण के बाद दूसरा बड़ा मामला होगा, जहां मुस्लिम समुदाय पर्सनल लॉ के इस सवाल पर संविधान के साथ आमने सामने होगा। तो आइए पहले समझते हैं कि मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और जिसमें चुनौती दी गई मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को। याचिकाकर्ता का कहना है कि शरिया के तहत विरासत के मामलों में महिलाओं को पुरुषों से कम हिस्सा मिलता है। मैंने पहले ही अपनी ओपनिंग रिमार्क में यह बात कही थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैं हिंदू कानून का भी हवाला देते चलूं। हिंदू कानून साफ साफ तौर पर संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हक देने की बात करता है। अब ऐसे में जो हमारी मुस्लिम माँ और बहनें हैं वो शिक्षित हो चुकी हैं, वो एम्पावर्ड हो चुकी हैं, ज्ञान की बयार इस खुले लोकतंत्र में अब गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तमाम प्रकरणों से उन तक पहुंच रहे हैं। अब भले आप उनको बुड़का में कैद करके घर के अंदर रखें, लेकिन चुनाचे की मोबाइल उनके हाथ में है, इसलिए ज्ञान के प्रवाह उन तक भी उनके सरल भाषा में, हिंदी में, उर्दू में या रीजनल लैंग्वेज में पहुंच रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अब अपने वो हक और हकूक को लेकर जागरूक हो रहे हैं। उनके अंदर इल्मियत भी बढ़ी है, वह स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। ऐसी हालत में वो अब सवाल उठा रहे हैं शरीयत के कानून पर। उनको जो मताधिकार का हक मिला है उसका भी बड़े पैमाने पर वो बाहर आकर खुले तौर पर प्रयोग करते हैं और अपने मन की सरकार अलग अलग राज्यों में चुन रहे हैं। तो जागरूकता की इस नई बयार ने नए चैलेंज भी पैदा किए हैं, नए मांगे भी पैदा की हैं, और उन्हीं में से एक मांग यह था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अर्थात शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत आखिर मुस्लिम माँ और बहनों को संपत्ति में पुरुषों के बराबर हक क्यों नहीं। अगर इसको एक उदाहरण से और स्पष्ट करें तो सवाल है कि अगर एक बेटे और एक बेटी में संपत्ति बढ़ती है तो अक्सर बेटों को 2 हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। याचिकाकर्ता का सवाल था कि पर्सनल लॉ का यह कानून भारत के आईन के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान के तहत आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है। फिर मुस्लिम माँ बहनों के साथ यह विभेद क्यों? आर्टिकल 15 सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आप किसी को उसका हक देने से मना नहीं कर सकते। इसीलिए सवाल उठाया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का यह कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है।
और इस तरह से यह गैर कानूनी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, जिसमें स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, एक दिलचस्प सुनवाई के दरमियान एक दिलचस्प सवाल उठाया और कोर्ट ने पूछा कि अगर हम शरिया कानून को ही खत्म कर दें तो उसकी जगह कौन सा कानून लागू होगा। यानी अगर अदालत शरिया के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सवाल उसको असंवैधानिक घोषित करने का नहीं है, फिर सवाल होता है कि अंडर व्हाट लॉ ये माइनॉरिटीज, ये क्रिश्चियंस, ये मुस्लिम्स गवर्न होंगे। और अगर अदालत ने ऐसा कर दिया तो विरासत का पूरा ढांचा खाली हो जाएगा, क्योंकि कानून हटाने के साथ साथ आपको नया कानून भी लाना होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी नजर में, हमारी समझ से इन मुद्दों का स्थायी समाधान एक ही है और वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, जिसका राजनीतिक आधार पर, धर्म के आधार पर भारी विरोध होता है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह एक महज टिप्पणी थी, ऑफ द कफ रिमार्क था, या इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा राजनीतिक और कानूनी असर इस देश की व्यवस्था पर होने जा रहा है। और यहीं पे छुपा है इस केस का असली कानूनी बम, असली संवैधानिक बम। और वह महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। और कैसे आया, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं इतिहास में। भारत में 1952 में एक ऐतिहासिक फैसला आया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसुअप्पा माली। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसुअप्पा माली। इस फैसले में कहा गया था कि पर्सनल लॉ कानून को आर्टिकल 13 के तहत कानून माना ही नहीं जा सकता, यह लॉ ही नहीं है। यह फैसला 1952 में आया, इसलिए वर्तमान सरकार को दोष देने से पहले जरा इतिहास को खंगालना पड़ेगा। ठीक है जी, 1950 में देश स्वतंत्र हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। 1952 में स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसुअप्पा माली का यह ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें आर्टिकल 13 के तहत पर्सनल लॉ को लॉ माना ही नहीं गया। अब इसको सरल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर कोई साधारण कानून संविधान के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। लेकिन चुनाचे की वह चीज पर्सनल लॉ का हिस्सा है तो उसे चुनौती देना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह अगर एक सामान्य कानून होता तो सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर सकती थी, लेकिन यह पर्सनल लॉ का हिस्सा है, इसलिए इसको चुनौती देते वक्त थोड़े से मापदंड अलग बदल जाते हैं। अब वह हिंदू पर्सनल लॉ हो सकता है, वह मुस्लिम पर्सनल लॉ हो सकता है, वह क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी हो सकता है। तो साहब, इस पर्सनल लॉ के आधार पर इस तरह के कानूनों को संवैधानिक जांच से लगभग पूरी तरह छूट मिली हुई है, मिली हुई थी, और आने वाले दिनों में देखना है कि यह छूट जारी रहती है या इस पर किसी तरह की पाबंदी आती है। लेकिन हम चूंकि 1952 से आज 2026 में हैं, तो स्थितियां बदली भी हैं। यह उस तरह का ब्लैंकेट छूट नहीं है, उस तरह का ब्लैंकेट बैन नहीं है। अब कैसे नहीं है, इसको समझने के लिए 1952 से आपको 2017 में आना पड़ेगा, जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने
तमाम दोनों व्यवस्थाओं को, बारीकियों को समझिए। जो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज नरसू अप्पा माली कहता है, उसके तहत पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 के तहत लॉ है ही नहीं। एनीथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गो अवे, बट चूंकि यह पर्सनल लॉ का हिस्सा है, irrespective of Muslim personal law, any personal law, so they have a safety net, they have an exceptional status, but so they remained untouched. कब तक? 2017 तक। 2017 आते आते जब ट्रिपल तलाक को इन दोनों के रहते, प्रोविजंस के रहते, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं हुई, एक नया कानून भी आ गया। तो साहब, इस फैसले ने यह संकेत दिया कि अगर कोई धार्मिक प्रथा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है या करेगी, तो साहब आर्टिकल 13 के तहत कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती। दिस इज द संवैधानिक बम, दिस इज द कानूनी बम which can explode this time any moment। यही वजह है कि यह केस अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दे दिया कि तमाम पर्सनल लॉ हैज टू गो अवे, एंड इट इज जस्ट द इरा ऑफ UCC, अर्थात पर्सनल लॉ का अंत, और इस पूरे देश में सभी के लिए एक ही कानून। वो क्या कानून क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तब क्या होगा? इसको समझने के लिए अदालत यह कहती है कि पर्सनल लॉ भी संविधान के अधीन है, उसके ऊपर नहीं है, और इसका असर अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर देती है तो इसका असर सिर्फ मुस्लिम कानून तक सीमित नहीं रहेगा, और ऐसे हालात में जो दूसरे मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे या जिन मामलों को चुनौती दी जा सकती है, वह है आदिवासी, कुछ ट्राइबल्स लॉ में बहु विवाह प्रथा, पोलीगैमी, एक से ज्यादा बीवी रखने का अधिकार, उत्तराधिकार के नियम अर्थात बेटियों को बराबर का हक न देना, और भी कई इस तरह की अन्य धार्मिक प्रथा, सब के सब चुनौती के दायरे में आ जाएंगे। मुस्लिम लॉ के तहत एडॉप्शन का अधिकार, मुस्लिम लॉ के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के शादी का अधिकार, आदि आदि। अर्थात इंडिया इज ऑल सेट फॉर कंप्लीट ओवरऑल कंप्लीट चेंज इन द पर्सनल लॉ सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात भारत पूरी तरह से पर्सनल लॉ प्रणाली बदलाव के लिए अग्रसर दिखता है, तैयार दिखता है, और यहां पे शुरू होगा जो आपने शाहबानो प्रकरण में देखा, जो आपने ट्रिपल तलाक के केस में देखा, राजनीति और कानून का टकराव, राजनीति और कानून का कॉन्फ्लिक्ट, राजनीति और कानून का जंग। क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं है, यह मुद्दा राजनीतिक भी है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा यूं तो दशकों से चल रही है। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि देश में एक समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन आज तक यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। गोवा जैसा एक छोटा सा राज्य इसका एक छोटा उदाहरण है, जहां एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल सिस्टम मौजूद है, काम करता है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट गोवा के इस मॉडल को देश के केंद्रीय बहस में
ला रही है। तो जनाब, आज की यह जो सुनवाई है पर्सनल लॉ के तहत वसीयत के कानून को जो चुनौती दी गई है, यह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में यह केस भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक लड़ाइयों में से एक बन सकता है और यह मामला तय करेगा कि क्या पर्सनल लॉ भारत के संविधान से ऊपर है या संविधान ही लास्ट एंड फाइनल फुल स्टॉप है। उसके बियॉन्ड कोई कॉमा, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क की इजाजत नहीं दी जा सकती। और शायद यही वह बहस है जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की दशा और दिशा तय करेगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ अपने इस चैनल पर सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम कानून के पीछे की सच्चाई को समझाते हैं। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट से, और आपसे मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, अगले एपिसोड में, अगले विश्लेषण के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।